हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 11th द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन वुमेन्स रोल। आज अपन बात करने जा रहे हैं कक्षा 11 जिसकी इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है एलिंग प्लैनेट द ग्रीन वुमेन्स रोल। तो आज अपन बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। इससे पहले अपन ने 4 चैप्टर्स जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, कृपया देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो अपन बात करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, द एलिंग प्लैनेट। एलिंग का मतलब होता है बीमार, प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह, तो बीमार ग्रह। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और जो ग्रीन मूवमेंट है उसका क्या रोल है इसमें, इसके बारे में। और इसके जो ऑथर है जिनका नाम है नानी पालकीवाला। तो नानी पालकीवाला जो है वो इस चैप्टर में अपना जो प्लैनेट अर्थ है उसके बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो अपना प्लैनेट अर्थ है वो हाल है उसका। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का सोर्स क्या है। तो देखो, द फॉलोइंग आर्टिकल, यानी कि जो ये नीचे लिखा हुआ जो आर्टिकल है वॉज रिटन बाय नानी पालकीवाला, ये नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया है एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, और यही आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था ऑन 24 नवंबर 1994, 24 नवंबर 1994 को। 24 नवंबर 1994 का जो न्यूज़पेपर था इंडियन एक्सप्रेस, उस न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल छपा था जिसको कि लिखा है नानी पालकीवाला ने। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1994 के अंदर ये छपा और अब जो है हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये चैप्टर जितना उस समय रेलिवेंट था, प्रासंगिक था, उतना ही आज की डेट में भी उतना ही प्रासंगिक है। इसीलिए जो है यहाँ आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि आप इसको समझ सकें और जब टाइम आए तो वहाँ इसके लिए जो है वो सूटेबल स्टेप्स उठा सकें। द इश्यूज दैट ही रेज्ड, इस इश्यूज में उन्होंने रेज्ड यानी आवाज उठाई रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो हेल्थ है, डिक्लाइनिंग का मतलब निरंतर कमजोर होती हुई जो स्वास्थ्य है उसका, कंटिन्यू टू हैव रिलीवेंस, जो कि अभी भी रिलीवेंस है। आज की डेट में भी ये चैप्टर, ये आर्टिकल उतना ही रिलीवेंस है। अब देखो, one cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। वगैरह कोई भी मोमेंट वन कैन नॉट रिकॉल, यानी कोई भी याद नहीं कर सकता एनी मोमेंट, किसी भी आंदोलन को, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास में, विच हैज ग्रिप्ड, जिसने की पकड़ बनाई हो, द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, यानी संपूर्ण मानव प्रजाति के ऊपर, सो कंप्लीटली, इतनी पूर्ण तरीके से, एंड सो रैपिडली, और इतनी तेजी से, एज द ग्रीन मूवमेंट, जैसा कि ग्रीन मूवमेंट ने की है, विच स्टार्टेड, जो कि शुरू हुआ, नियरली 25 ईयर्स अगो, लगभग 25 साल पहले। यानी इन लाइन में ये कह रहा है राइटर कि भी ऐसा आज तक की विश्व के इतिहास में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई जिसने कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा मानव समूह को अपने साथ जोड़ा जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने जोड़ा था, जो कि लगभग 25 साल पहले हुआ था। और 26 और भी हो गए, तो यानी कि आज से 51 साल पहले लगभग ये हुआ था। कब? देखो, इन 1972 के अंदर द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, दुनिया की पहली जो ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड, उसकी स्थापना हुई इन न्यूजीलैंड में 1972 के अंदर दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी की स्थापना हुई। सिंस देन, और तब से, द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, यानी इस मूवमेंट ने, इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब कि निरंतर सफलता की ओर आगे अग्रसर है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स, और अब जो है हमने एक उम्मीद जो है उसको शिफ्ट कर दिया है, इररिवोकेबली
फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। यानी कि जो आज तक हम जिस मशीनीकरण की बात कर रहे थे, उस मशीनीकरण से होलिस्टिक और आइडियोलॉजिकल इकोलॉजिकल व्यू, यानी होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र संपूर्ण, एंड इकोलॉजिकल का मतलब होता है इको तंत्र के, ये जो है बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी रिलेटेड, इस व्यू से, जैव विविधता के व्यू से ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में भी, दुनिया में जो है इस आंदोलन ने यानी कि समग्र तरीके से लोगों की जो सोच थी मैकेनिज्म के ऊपर, मशीनीकरण के ऊपर, उसको शिफ्ट कर दिया होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू में। इट इज शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, और ये जो है ये शिफ्ट कहाँ आया, ह्यूमन परसेप्शंस यानी मानव की समझ में, एज रिवोल्यूशनरी, उतनी क्रांतिकारी तरीके से, एज दैट इंट्रोड्यूस बाय कोपरनिकस, जैसा कि कोपरनिकस ने इंट्रोड्यूस किया था, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, जो कि उसने मानव जाति को 16वीं शताब्दी में बताया था, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवोल्व अराउंड द सन। उसने जब ये बताया कि भी धरती और जो दूसरे प्लैनेट है वो अर्थ के सन के, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उससे पहले क्या था, इससे पहले ये धारणा थी या ये माना जाता था कि जो है पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने जब ये बताया कि पृथ्वी और दूसरे सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जिस प्रकार से एकदम से क्रांतिकारी बदलाव आए थे, वैसे ही बदलाव जो है इस ग्रीन मूवमेंट के बाद लोगों में देखने को मिल रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोविंग, ये बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब समझ, जागरूकता। भी मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ रही है, दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये समझ विकसित हो रही है कि भी अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी है। आज तक क्या सोच रहे थे कि भाई अर्थ क्या है, हम जितना चाहें जैसे चाहें इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित वस्तु समझा गया, जीवित समझा गया। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच आर पार्ट्स, यानी एक विशाल रूप में, एक विशालकाय रूप में, जिसके कि हम जो है वी आर पार्ट्स, हम उसके हिस्से हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, और इसकी खुद की अपनी मेटाबॉलिक नीड्स होती है। मेटाबॉलिक का मतलब फिजिकल, जैसे हमारे शरीर की जो नीड्स है, भूख है, प्यास है, उसी प्रकार से ये एहसास किया गया कि पृथ्वी की भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है। एंड वाइटल प्रोसेस, और बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और जिसका कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, एंड प्रिजर्व्ड यानी संरक्षण करना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील्स ए पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ। अब अगर अर्थ्स वाइटल साइन यानी अर्थ के जो संकेत है, रिवील वो बताते हैं, ए पेशेंट यानी एक जो मरीज है, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, जिसकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, कमजोर हो रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस। वी हैव बिगन यानी हमने शुरू किया, टू रियलाइज ये महसूस करना, आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस यानी हमारी नैतिक बाध्यताएं, हमारी नैतिक मूल्यों को। एथिकल का मतलब मॉरल, नैतिक मूल्यों को। टू बी गुड स्टीवर्ड्स, टू बी गुड यानी कि अच्छे, स्टीवर्ड्स का मतलब मैनेज करने वाले, अच्छे मैनेज करने वाले ऑफ द प्लेनेट, इस प्लेनेट को। भाई हमने अपनी नैतिक बाध्यताओं को जो है एक मैनेजमेंट करने वाले के रूप में देखा, जो कि इस प्लैनेट को मैनेज कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और हम क्या है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, ट्रस्टीज, ट्रस्टी का मतलब उसको आगे चलाने वाला। ऑफ द लीगेसी, लीगेसी का मतलब जो है वो उत्तराधिकार से रिलेशन में, फ्यूचर जनरेशन, जो कि क्या है, फ्यूचर जनरेशन में आने वाली
जनरेशन आने वाली पीढ़ी के पास जाएगा तो ये सारी संपत्ति जो है वो फ्यूचर जनरेशन की है, आने वाली पीढ़ी की है, और हम इसके एकमात्र ट्रस्टी की भूमिका में, यानी इसकी रख रखाव का जिम्मा हमारे ऊपर है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987। द कंसेप्ट यानी कि जो अवधारणा है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा विकास जो निरंतर चले। यूं नहीं कि आज जो है एक तरफ हम इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं, ऐसा डेवलपमेंट जो निरंतर चलता रहे, सस्टेन रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, ये पॉपुलराइज्ड हुआ, प्रसिद्ध हुआ 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट। किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट, यानी कि विश्व का जो कमीशन बना था पर्यावरण पे एंड डेवलपमेंट पे, उसमें इन इट्स रिपोर्ट, और इसकी रिपोर्ट के अंदर इट डिफाइंड द आइडिया एज, और उसने इस विचार को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि डेवलपमेंट यानी कि विकास, ऐसा विकास दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो कि क्या हो, प्रेजेंट की आवश्यकताओं को, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर नीड्स। लेकिन क्या हो, साथ ही साथ ऐसा जो कि आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करे। यानी कि जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट था 1987 के अंदर, उसने ये कंसेप्ट दिया कि भाई डेवलपमेंट ऐसा हो जो आज की रिक्वायरमेंट्स को, आज की नीड को पूरा करे, लेकिन साथ ही साथ ऐसा हो जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है उनकी नीड्स को भी पूरा करते रहे, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें। विदाउट स्ट्राइपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है, बिना स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड यानी कि प्राकृतिक विश्व को जो है ऑफ रिसोर्सेज, जो कि संसाधनों का है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो भी कंप्लीटली उनको मिलते रहे, उनकी नीड भी जो है वो फुलफिल होती रहे। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड। अब ये कह रहा है एक जू था लुसाका के अंदर, लुसाका जो है जाम्बिया में है, जहां पर कि एक केज है, पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, और उस पर नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। लुसाका के अंदर, जो जाम्बिया में लुसाका जगह है, वहां पर एक जू है, और जू के अंदर जो है नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। अब देखो अंदर क्या है, कौन सा है ऐसा दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, किसके बारे में बात करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ, तो आओ अपन समझने का प्रयास करें। तो इनसाइड द केज यानी कि अब उस पिंजरे के अंदर देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर, उसमें जो है कोई भी एनिमल नहीं है, कोई जानवर नहीं है, लेकिन क्या है, एक मिरर, एक दर्पण है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ कि आप खुद अपने आप को देख सकते हैं। तो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर कौन हुए? आप, यानी कि मानव। तो उन्होंने क्या माना कि जो धरती पर मनुष्य है वो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। मैं धन्यवाद देता हूँ उन प्रयासों को जो कि बहुत सारी एजेंसियों ने पूरे विश्व में किया। ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ए न्यू अवेयरनेस यानी कि एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई है, हैज नॉट डॉन, जो कि अब पनपी है, अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया के इस सबसे खतरनाक जानवर के अंदर। और वो क्या? ही हैज रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। और अब उन्होंने क्या रियलाइज किया है? ये रियलाइज किया है कि जो एक सिस्टम आज तक जो डोमिनेशन का सिस्टम चला आ रहा था, यानी कि एक व्यक्ति का प्रभुत्व और जो चाहे वो कर सकता है, वो सिस्टम अब जो है पार्टनरशिप में बदलने लगा है, यानी कि दोनों की या जो भी है उनकी इक्वल राय लेके उसके अनुसार चलने के सिस्टम, यानी इस बुद्धिमत्ता का, इस विचार का शिफ्टिंग हुआ है।
Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. और एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने कैटलॉग यानी कि जो सारणी बनाई है और उसमें क्या बताया है 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज की 1.4 मिलियन लिविंग जीवित प्रजातियां हैं विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिसके साथ मानव भी इस धरती को शेयर करता है। यानी कि मनुष्य तो उसमें से एक प्रजाति है, इसके अलावा 1.4 मिलियन दूसरी जीवित प्रजातियां हैं और वो भी इस धरती पर निवास करती है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। और ये कह रहा है इस एस्टिमेट में भी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जिनको की कैटलॉग में नहीं डाला गया है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। और ये बायोलॉजिस्ट जो है वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ जो है 3 से अबाउट 3 to 100 मिलियन यानी 3 से लेके 100 मिलियन तक ऐसी लिविंग स्पीसीज है जिनको कि अभी तक वो अंधेरे की गुमनामी में छुपी हुई है, यानी कि जिनकी खोज नहीं की गई है या जिनको कैटलॉग में नहीं डाला गया है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट was the Branded Commission, which had distinguished Indian as one of its members. Mr. L.K. Jha, the first Brand report, raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, improvised landscapes and ailing environment? One of the early international commission, यानी पूर्व में जो अंतर्राष्ट्रीय कमीशन था उनमें से एक डील्ड विद इंटर एलिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देख रहा है, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया वो था ब्रांड कमीशन। ब्रांड कमीशन जो है नाम से एक कमीशन था, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसके अंदर जो है एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध भारतीय थे, एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जो कि इसके सदस्य थे, जिनका नाम था मिस्टर L.K. झा। और जो फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट थी रेज द क्वेश्चन, उसमें ये प्रश्न उठाया गया कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्कॉर्च प्लैनेट, कि भी क्या हम अपने सक्सेसर्स यानी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए स्कॉर्च यानी झुलसा हुआ प्लैनेट यानी ग्रह छोड़ के जा रहे हैं, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, जिसमें कि एडवांसिंग डेजर्ट यानी रेगिस्तान बढ़ रहा है, इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स, और जो लैंडस्केप्स है जो झरने झील और जो हरियाली है वो गायब हो रही है, एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और इसका पर्यावरण जो है बीमार हो रहा है। यानी कि उस रिपोर्ट में ये प्रश्न उठाया गया, ये क्वेश्चन उठाया गया कि क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा ग्रह छोड़ के जाने वाले हैं जिसमें कि रेगिस्तान में निरंतर वृद्धि हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और धरती का जो पर्यावरण है वो दूषित या बीमार हो रहा है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अब जो है ये और एक महान विचारक है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, इन्होंने अपनी बुक जो है जिसका टाइटल है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के अंदर पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4। उन्होंने ये बताया है कि भी इस धरती पर जो जैव सिद्धांत है, जैव सिस्टम जो है वो मुख्यतः 4 है, जिसके अंदर फिशरीज है यानी कि मछली वाला है, फॉरेस्ट है जंगल है, ग्रासलैंड है यानी कि घास के मैदान है, एंड क्रॉपलैंड का मतलब जहां पर खेती की जाने वाली जमीन है। यानी कि इस बायोलॉजिकल सिस्टम को 4 भागों में उन्होंने 4 सिद्धांतों में बांटा है कि भाई मुख्य रूप से जो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, और उन्होंने जो है फाउंडेशन जो है वो स्थापित किया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को यानी कि पूरे जो है अर्थतंत्र को इसने
अपने अंदर समेटा हुआ है। इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड, अब ये कह रहा है अगर अपने सप्लाई फूड की जो सप्लाई हो रही है, हमारे जो भोजन मिल रहा है, दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल रॉ मटेरियल, तो उसके लिए जो है ये 4 सिस्टम प्रोवाइड, जो 4 सिस्टम्स बताए गए हैं, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जो है वो पहुंचा रहे हैं फॉर इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम्स डेराइव्ड सिंथेटिक्स, सिवाय जो मिनरल्स है या पेट्रोलियम्स है जो कि सिंथेटिक्स वगैरह है, इनके अलावा सारी रॉ मटेरियल जो है इन्हीं 4 जगहों से आता है, 4 एरियाज से आता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के सब लार्ज एरियाज में, बड़े भाग में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, और जो है ह्यूमन क्लेम्स यानी मनुष्य ये दावा करता है कि ये जो सिस्टम्स है ये अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुके हैं, यानी कि जो नियमित रूप से जारी नहीं रह सकते। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां की इनकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी उत्पादकता जो है बीइंग इम्पेयर्ड यानी खराब हो चुकी है। When this happens, और जब ऐसा होगा, फिशरीज कोलैप्स, तो ये फिशरीज जो है कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे, और ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, घास के मैदान जो है वो बंजर हो जाएंगे, वेस्टलैंड में तब्दील हो जाएंगे, एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरियोरेट, और जो कृषि भूमि है वो भी खराब हो जाएगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और आज इस प्रोटीन के पीछे भागने वाली दुनिया में प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। ओवर फिशिंग का मतलब जरूरत से ज़्यादा मछलियों को पालना या पकड़ना, ये एक कॉमन बात हो गई, यानी कि हर कोई ये चाहता है कि भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, और प्रोटीन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो फिश है, इसीलिए जो है ओवर फिशिंग हो रही है, फिशेज को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पकड़ा जा रहा है या उनका यूज़ किया जा रहा है, कंजप्शन हो रहा है। इन पुअर कंट्रीज, अभी गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग। अभी कह रहा है जो गरीब देश है वहाँ पर फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, यानी वहाँ जंगलों को जो है काटा जा रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग, यानी कि जलाने के लिए जो लकड़ी है उस लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए वहाँ जंगलों को काटा जा रहा है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बीन सो एक्सपेंसिव दैट, और ये कह रहा कुछ जगहों पर तो जो फायरवुड है यानी आग की लकड़ी जो है हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। अभी कह रहा है व्हाट गोज अंडर द पोट, यानी कि पोट जो बर्तन होता है जिसके अंदर खाना पकाया जाता है, तो खाना कैसे पकेगा? आँच से। अब आँच के लिए उसके नीचे कुछ डालना पड़ेगा ना, तो ये कह रहा है जो पोट के नीचे जा रहा है यानी उस पकाने वाले बर्तन के नीचे जो ईंधन डाला जा रहा है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है बजाय कि उस पोट के अंदर जो पक रहा है उसकी। कहने का मतलब है कि ईंधन ज़्यादा महंगा हो गया उस भोजन से। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मैरीज, अभी कह जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उनके बारे में ये डॉक्टर मायर्स जो है वो कह रहे हैं, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या है? फॉरेस्ट जो है वो पावर हाउस है इवोल्यूशन के। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सेवरल स्पीसीज यानी कई सारी प्रजातियों ने ऑफ लाइफ जीवन की फेस एक्सटिंक्शन यानी कि वो विलुप्त होने की कगार पे हैं एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इसकी बर्बादी के कारण। जो ये पावर हाउस है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये जो बर्बाद हो रहे हैं इनकी बर्बादी के कारण बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। यानी कि हम पर्यावरण को कितना नुकसान
पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इससे अगला जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। बने रहिए चैनल के साथ, अपने स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।